नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं करती भी क्या, एक कम उम्र की धनी परिवार की लड़की जो अपनी आंखों में सुनहरे सपने लेकर ससुराल आई हो और जिसे सास ससुर ने हाथों हाथ लिया हो, वह बड़ी ननद के विषय में सोच ही क्या सकती थी। सारी गलती मेरी ही नहीं है, बल्कि रमादी के माता पिता तथा भाई की भी है। मैं तो बहुत बाद में उस परिवार में दुल्हन बनकर आई थी। रमादी ने तो जन्म ही उस परिवार में लिया था। मैं आरंभ से बताती हूँ। मेरी शादी व्यवसायी परिवार के प्रतीक के साथ धूमधाम से हुई। मेरा संयुक्त परिवार भी धनी था। उन्होंने प्रतीक की पुरानी कोठी तथा बिजनेस देखा और यह भी देखा कि छोटा परिवार है जिसमें मेरे और प्रतीक के अतिरिक्त केवल सास ससुर ही होंगे। रमा दी तो शादी के बाद उसी शहर में किराए के मकान में रहती थीं। उनकी ससुराल एक कस्बे में थी तथा वह और जीजाजी दोनों ही नौकरी करते थे। मैंने प्रतीक से पूछा भी कि रमादी की शादी बिजनेसमैन परिवार में न करके नौकरी पेशा से क्यों की, तो उन्होंने बताया रमादी की शादी एक धनी परिवार में ही तय की गई थी, लेकिन उस लड़के की अधिक आयु तथा बिगड़ा हुआ रहन सहन रमादी को नहीं भाया। इसलिए उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले आलोक जी से विवाह कर लिया। आलोक जी साधारण परिवार के हैं और दोनों ही अब नौकरी कर रहे हैं। जब तक मेरी शादी हुई, रमादी एक बेटे और एक बेटी की माँ बन चुकी थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि ससुर जी मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा महत्व देते थे। खुले दिल से मेरे हाथ में पैसे रख दिया करते थे, जबकि रमादी को मामूली से उपहार देकर विदा कर देते थे। वह कुछ नहीं कहती थीं और मैं सोचती थी कि यदि मुझे मायके से ऐसे उपहार मिलें तो वहीं छोड़कर चली आऊं। सासू माँ बेटी के लिए कुछ करना भी चाहती थीं, पर उनके हाथ में पैसा नहीं रहता था। उन्होंने जिंदगी भर पति की हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए बेटी को देने के लिए अधिक पैसा मांग भी नहीं सकती थीं। धीरे धीरे मैंने भी सोच लिया कि जब रमा जी के माता पिता और भाई को उनकी कोई चिंता नहीं है तो मैं ही क्यों परेशान रहूं। इतना ही हो जाता तो काफ़ी था, लेकिन न जाने क्यों, शायद ननद के खौफ की कहानियाँ सुनने के कारण या परिवार में अपनी सत्ता के नशे में मैंने भी रमा दी की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। आज सोचती हूँ तो खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ कि मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। एक बार मेरी सहेलियाँ आई हुई थीं। रमा दी भी उस दिन घर में थीं। कई तरह के नाश्ते टेबल पर लगाए गए थे। मैंने सबको नाश्ता ऑफ़र किया, लेकिन रमा दी से नहीं पूछा। वह अपनी चाय ख़त्म करके निर्विकार भाव से उठकर सासू माँ के पास चली गईं। इसी तरह से एक घटना और अब मुझे विचलित कर जाती है। जब मैं अपने भाई के साथ उसकी कार में बैठकर मायके जा रही थी और रमादी रिक्शे में बैठकर आ रही थीं, मैंने उन्हें देख लिया, पर कार से उतरकर उनसे विदा लेने की जगह अपने मोबाइल को इस तरह देखने लगी जैसे कोई ज़रूरी मैसेज पढ़ रही हूँ। कार चल दी और मैंने मुड़कर नहीं देखा। कहने का मतलब है कि मैंने उन्हें कभी सम्मान देने की बात ही नहीं सोची। मेरी शादी के 2 साल बाद सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। तब तक मेरी गोद में बेटी आ चुकी थी। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि ससुर जी के पास पैसा था और मैं उनकी लाडली बहू थी। घर में हर काम के लिए नौकर लगा दिए गए। मैं बेटी का ध्यान रखती थी और नौकरों से काम कराती थी। रमादी घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभा रही थीं, पर ससुर जी हमेशा मेरी तारीफ करते थे और कहते थे कि महिमा के बराबर काम कोई नहीं कर सकता। मैं घमंड से भर जाती थी और ससुर जी का ध्यान
पहले से भी ज़्यादा रखने लगती थी। प्रतीक को घर से ज़्यादा मतलब नहीं था। मेरे मायके से किसी के आने पर या मेरे मायके जाने पर ससुर जी भी मुझे पैसे दिया करते थे और प्रतीक भी मेरे मायके वालों पर घूमने फिरने, मूवी, रेस्टोरेंट आदि पर खुले हाथ से पैसा खर्च करते थे। रमा दी को हमेशा वही मामूली से उपहार या थोड़ी सी धनराशि दी जाती थी। अब तक रमा दी का खुद का मकान बनना शुरू हो गया था। बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज थे। ऐसे ही समय में रमा दी की सास बहुत बीमार पड़ गई और इलाज के लिए उनके पास आ गई। उस समय उनके पास कैश नहीं था क्योंकि मकान की फिनिशिंग चल रही थी जिसमें बहुत पैसा लग गया था। अगले दिन दोनों की सैलरी आने वाली थी। रमा दी ने बहुत संकोच के साथ ससुर जी से 20,000 की मांग की और कहा सैलरी आते ही लौटा देंगी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब ससुर जी ने यह कह दिया। इस समय बिजनेस में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए उन्होंने खुद कर्ज ले रखा है। पैसा कहाँ से लाएं? शायद उन्हें डर होगा कि रमादी अगर पैसा ना लौटाएं तो क्या हो। जीजा जी ने कहीं और से पैसे का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन शायद बिजनेस में घाटे की बात भगवान सुन रहे थे, जिन्होंने ससुर जी की बात को सही सिद्ध कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वास्तव में बिजनेस को बहुत घाटा पहुंचा। ससुर जी बीमार पड़ गए। जैसे ही यह बात रमा जी और आलोक जीजा जी ने सुनी, वे तुरंत कैश लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और प्रतीक से कहा, तुम चिंता मत करना, हम पैसा लाए हैं। कोई ताना नहीं, कोई उल्हाना नहीं, घमंड नहीं, केवल सहायता का भाव। ससुर जी हॉस्पिटल से घर नहीं लौटे। जीजा जी ने प्रतीक से कहा, कोई भी ज़रूरत हो मुझे अवश्य बताना। मेरे धनवान मायके वाले अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। उनमें से किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस प्रतीक ने उन पर मौज मस्ती में कितने ही पैसे उड़ाए हैं, अब उसे किस वस्तु की आवश्यकता है। अब तक मैं न्याय अन्याय को समझने लगी थी। कहीं न कहीं रमा दी के सामने शर्मिंदा थी। वे जिंदगी के रास्ते पर शांत भाव से आराम आराम चलती रहीं और अब मंजिल तक पहुंच चुकी थीं। उनका बहुत सुंदर मकान भी बन गया था तथा दोनों बच्चे भी अच्छी नौकरी पा चुके थे। इधर हम लोग अपने पुराने घर में ही रह रहे थे, जो मरम्मत के रूप में अच्छा खासा धन चाहता था। घर का खर्च जैसे तैसे चल रहा था। हमारे दोनों बच्चे यह नहीं सोचते थे कि अब परिवार में धन नहीं है। वे पहले की तरह ही धन खर्च करना चाहते थे। पैसा ना मिलने पर बुरी तरह बिगड़ जाते थे। जब हमारे पास पैसा था तो हम रमा दी को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन रमा दी ने ऐसा नहीं किया। वह हमेशा हर परेशानी पर घर चली आती थीं और हमें पूरा सहारा देती थीं। उनकी बेटी और बेटे का विवाह हो चुका था। अब हमें उस शहर में रमा दी और जीजा जी का सहारा था। इस बार दिवाली पर उनके बेटे और बहू ने जीजा जी और दी से अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने बहुत प्यार से मना कर दिया। कहा कि जब ज़रूरत होगी तब हम तुमसे ही कहेंगे, पर अभी हम अपने बनवाए इसी घर में रहना चाहते हैं। बेटे ने हर महीने कुछ पैसा भेजने की बात की, पर उन्होंने मना कर दिया। कह दिया कि हमारी ज़रूरत ही कितनी है, अपनी पेंशन से ही सब पूरा हो जाता है। वे लोग चले गए और रमादी तथा जीजा जी समाज सेवा के कार्य करते हुए समय बिताने लगे। एक बार रमादी हमारे घर के पास किसी काम से आई थीं। बहुत जल्दी में थीं, इसलिए उन्होंने कहा, अगर कोई चौराहे पर मिल जाए तो मैं उसे कुछ ज़रूरी सामान पकड़ा दूं। दोनों बच्चे घर में नहीं थे, इसलिए मैं चौराहे तक सामान लेने गई। मुझे देखते ही दी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ आईं और मुझसे सामान ले लिया। यह भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ही आना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी घर तक ले आती।
उन्हें तो शायद कुछ याद नहीं होगा, पर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे याद आ रहा था वह दिन जब उन्हें रिक्शे में आते देखकर मैंने मोबाइल पर ध्यान लगा लिया था, और आज मुझसे आयु तथा हैसियत में बड़ी दी कितने प्यार से उतरकर मुझे सामान देने आ गई। अब मैं रमा दी को भली प्रकार से समझने लगी थी। उनकी शादी बेमेल की जा रही थी, इसलिए उन्होंने परिश्रम का रास्ता चुना और आलोक जीजा जी का हाथ थामा। अपने से बहुत कम हैसियत वाले दामाद से ससुर जी कभी खुश नहीं रहे, इसलिए उन्होंने हमेशा रमा दी तथा उनके पति की उपेक्षा की। माता पिता उन्हें कुछ भी दे देते थे, उसे वह उनका आशीर्वाद समझकर ले लेती थीं। अपना अपमान होने पर भी उन्होंने आना नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद वे जिंदगी में किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं चाहती थीं। वह नहीं चाहती थीं कि उन्हें आगे चलकर यह दुख रहे कि माता पिता के जीवित रहते हुए वह उनसे नहीं मिली। उन्होंने हमेशा कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उन्हें किसी बात पर पछताना नहीं पड़ा, जैसे आज मैं पछता रही हूँ। दी और जीजाजी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान छोड़कर दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहते, सदा परिश्रम करना चाहते हैं। इसीलिए समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, और इन सबसे बढ़कर है उनकी सभ्यता, जिसे वे कभी नहीं भूली। माता पिता ने भले ही उनसे प्रेम नहीं किया, परंतु उन्होंने माता पिता को सम्मान दिया। आज गाड़ी से उतरकर मेरे पास आईं, मतलब बिना किसी घमंड या बदले की भावना के उन्होंने औपचारिकता निभाई। बच्चे लौट आए थे और मैं अनजाने में बह आए आंसुओं को पोंछती हुई रुंधे हुए गले से अपने बच्चों से प्रार्थना सी करती हुई कह रही थी, तुम बुआ की तरह बनना, मेरी या अपने पापा की तरह नहीं। सदा बुआ को उपेक्षा की निगाह से देखने वाली मुझे वे आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैंने आज रमा दी को पूरी तरह पहचान लिया है। मैं उन्हें पूरी बात बताना चाह रही थी, पर मेरे मुंह से इतना ही निकला। मैं उन्हें देर से समझी, पर समझ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।